हेलो एवरीवन, जैसा कि हम जो है पेपर 4 साइंस डिस्कस कर रहे हैं और उसी सीरीज़ में ये अगला आपका वीडियो है। आज जो है हम एक नया टॉपिक बायोलॉजी में स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जनरली 10 to 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, खासकर 15 मार्क्स के लिए मैं बोलूँ तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बड़ा टॉपिक होता है तो इससे जनरली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र होता क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे उसके सेक्शंस की ओर। तो क्या होता है और क्यों ज़रूरत है, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट चीज़। तो डाइजेशन का मतलब या पाचन का मतलब वो होता है कि जो भी हमारे शरीर में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, वट एवर फूड वी आर टेकिंग इनसाइड आवर बॉडी दैट कैन नॉट डायरेक्टली यूटिलाइज बाय आवर बॉडी, तो वो सीधा का सीधा हमारे बॉडी में जो है हमारे शरीर के द्वारा वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अर्थात बोलने का मतलब, जैसे कि हम स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन जो भी चीज़ें ले रहे हैं, वो सीधे के सीधे हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज एनर्जी के फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकती, या जो भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, जो भी प्रोसेस हो रही हैं, उन प्रक्रियाओं में इनका योगदान सीधे ना होकर के क्या होगा, क्योंकि क्यों सीधे नहीं होगा या क्यों डायरेक्टली नहीं होगा, उसका कारण ये है कि वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, जटिल होते हैं। तो बोलने का मतलब जटिल भोज्य पदार्थ जो होते हैं, बोलने का मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स फूड की हम बात कर रहे हैं। हमारा फूड कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। ठीक है, अब ये जटिल को सीधे इस्तेमाल हमारी बॉडी नहीं कर सकती है। तो सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकती है तो फिर कैसे इस्तेमाल करेगी, तो उसको उस कम्प्लेक्स फूड को, जटिल फूड है, उसको हमको सिंपल फॉर्म में चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको क्या होगा, चाहिए होगा। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म बोलने का मतलब उसका सरल रूप हमको चाहिए। ठीक है, सरल रूप में जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक आवर बॉडी कैन नॉट यूटिलाइज दैट फूड। ठीक है, तो उसको जटिल से सरल करने की जरूरत है। तो जटिल भोज्य पदार्थों को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फूड में, सरल रूप में परिवर्तन करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव प्रोसेस कहलाता है, पाचन प्रक्रिया कहलाती है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है, ये बृहत अणु होते हैं। हमारा भोजन जो होता है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। बोलने का मतलब उसको हम क्या बोलते हैं कि मान लो हाइड्रोकार्बन्स की बड़ी श्रृंखलाओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, और उनको हम सीधे जो है इस्तेमाल हमारा शरीर जो है नहीं कर सकता। दैट इज वाई वी नीड टू कन्वर्ट दीज कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। यही बोल रहा हूं मैं कि जटिल जो भोज्य है उसको सरल रूप में परिवर्तन करने की जरूरत है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन की प्रक्रिया कहलाती है। अर्थात पाचन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल भोज्य पदार्थ सरलतम रूप में क्या होता है, परिवर्तित होता है, ताकि जिससे हमारा शरीर उसको क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके, उपयोग कर सके। तो बोलने का मतलब कि डाइजेस्टिव प्रोसेस इज दैट प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड गेट कन्वर्टेड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, और उसको क्या कर सकता है, फिर बॉडी यूटिलाइज कर सकता है अकॉर्डिंगली। अच्छा, तो मैंने दोनों के जवाब दे दिए। डाइजेस्टिव प्रोसेस बोल दिया मैंने, आपको बता दिया कि इससे इस फॉर्म में कन्वर्जन। ठीक है, इससे इस फॉर्म में कन्वर्जन। अब क्यों जरूरी है, तो मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकती। तो दोनों चीज के मैंने जवाब दे दिए कि भाई प्रोसेस जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्जन, परिवर्तन, जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में। ठीक है, और दूसरी बात वाई हमने बोला, क्यों, डायरेक्टली ये यूटिलाइज हमारे बॉडी में नहीं हो सकते। तो किस फॉर्म में यूटिलाइज होंगे, इस फॉर्म में यूटिलाइज होंगे, इस फॉर्म में वो क्या होंगे, इस रूप में वो उपयोग किए जाएंगे। तो दो क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, क्या होता है और क्यों चाहिए हमको डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो दोनों के जवाब आपको मैंने यहां पर दे दिए हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। तो कौन से कॉम्प्लेक्स फूड किस में कन्वर्ट होते हैं, ये पूरे डाइजेस्टिव प्रोसेस में हम 1 by 1 पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो फैट होते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। इसके अलावा जो प्रोटीन होते हैं वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होंगे, जो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। ऐसे तमाम प्रकार के जो भी चीज़ें हमको पढ़नी है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पढ़ना है, फैट का डाइजेशन पढ़ना है,
तो ये सब जो है हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसमें कितने स्टेप्स होते हैं। तो अगर हम अपना हमारे शरीर को जो है देखें और उसको महसूस करने की कोशिश करें कि हमारे शरीर में जो पाचन प्रक्रिया हो रही है, जो डाइजेशन का जो प्रोसेस हो रहा है वो कितने स्टेप्स में हो रहा है, तो आपको ये जानने के लिए मिलेगा कि हम सबसे पहले इंजेक्ट करते हैं भोजन को। क्या करते हैं? हम इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्शन बोलने का मतलब अंतर्ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन, ठीक है। उसके बाद का स्टेप क्या होगा? उसके बाद का जो स्टेप होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है वो दो टाइप का प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है, दो प्रकार की प्रक्रियाओं का मिश्रण है। पहला अगर हम देखें तो पहला प्रक्रिया भौतिक प्रक्रिया है, फिजिकल प्रोसेस है, जिसमें हम दांत से चबाने का काम करते हैं, क्रशिंग करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़ों में हम खाना को क्या करते हैं? तोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया तो फिजिकल प्रोसेस है। लेकिन उसके बाद जब वो आगे बढ़ता है तो तमाम प्रकार के एंजाइम्स उसमें क्या करते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं और अपनी प्रक्रिया, उस प्रक्रियाओं में क्या करते हैं? अपना योगदान देते हैं, तो अपना रोल प्ले करते हैं वो एंजाइम्स। तो दैट इज वाई वहां पर क्या होगा? केमिकल प्रोसेस, रासायनिक प्रक्रिया वहां पर होगी। दो प्रक्रिया है। अब ये दो प्रक्रियाएं जो हैं अलग अलग स्टेप्स में बटी हुई है, जिसको हमने सबसे पहले क्या बोला? इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या? अंतर्ग्रहण, भोजन को अंदर लेना, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रोसेस क्या होगा? दूसरा प्रोसेस बेसिकली आपका क्या होगा? जब भोजन को आप निगलोगे तो आपका भोजन जो है वो कहाँ जाएगा? बेसिकली आपके सेकंड स्टेज में जाएगा, जो कि होगा क्या? बेसिकली स्टमक में, अमाशय में। और वहाँ पास उसका डाइजेशन प्रोसेस क्या होगा? स्टार्ट होगा। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा और उसके बाद फिर उसका क्या होगा? आगे जाके प्रोसेस और भी यहाँ पास आएंगे, एक्सक्रिएशन वगैरह। तो ये वन बाय वन हम प्रोसेस को पूरा वन बाय वन यहाँ पर हम समझेंगे कि क्या क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बोला है उसको हम समझते जाएंगे। सबसे पहली प्रक्रिया क्या होगी आपको ये समझना है, ठीक है। तो पहली प्रक्रिया को समझने से पहले आपको स्ट्रक्चर के बारे में समझना पड़ेगा। तो हम पहली प्रक्रिया और स्ट्रक्चर दोनों को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम अगले जो डायग्राम होगा, जो पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम होगा, पाचन तंत्र का एक चित्र होगा, उसके जरिए हम पूरे शरीर की पाचन प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं ह्यूमन टीथ के बारे में, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उस भोज्य पदार्थ को चबाने की जरूरत होती है, क्योंकि उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना होता है, छोटे छोटे जो है टुकड़ों में तोड़ना होता है। और उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? दांतों की जरूरत पड़ती है, जिसको हमने क्या बोला? ह्यूमन टीथ, मानव दंत बोला। तो सबसे पहले हम ह्यूमन टीथ की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसके प्रोसेस की बात करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो शुरुआत होता है ओरल कैविटी, ठीक है, जिसको हम जबड़ा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जबड़ा जो होता है हमारे स्कल, खोपड़ी का पार्ट होता है, ये आपको तो पता ही है, ठीक है। अब इसके दो हिस्से होते हैं, आपको समझना है। एक तो हिस्सा होता है अपर जॉ और एक होता है लोअर जॉ, जो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है, जो आप ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन उसको समझने से पहले, इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं ह्यूमन टीथ के बारे में थोड़ा सा। तो ह्यूमन टीथ के जो सेल्स होते हैं उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? ओडोंटोब्लास्ट बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ह्यूमन जो सेल्स होते हैं जिससे ह्यूमन टीथ फॉर्म होते हैं, बनते हैं, जिससे दांत का निर्माण होता है, उन कोशिकाओं को हम ओडोंटोब्लास्ट बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ओडोंटोब्लास्ट इज सेल विच फॉर्मिंग ह्यूमन टीथ, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तीन बेसिकली इनके गुण हैं हमारे ह्यूमन टीथ की। अगर हम बात करें, मानव दंत की बात करें, दांतों की बात करें, तो तीन इसके मुख्य गुण हैं। सबसे पहला जो गुण है वो आपको दिख रहा होगा गर्त दंती, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जिसको हम थाइकोडंट बोल रहे हैं। दूसरा जो है विषम दंती, जिसको हम हेट्रोडंट बोल रहे हैं। और तीसरा हम बोल रहे हैं द्विबार दंती, जिसको हम डाइफ्योडंट बोल रहे हैं। अब इन तीनों का मतलब है, इसको आप ध्यान समझिए। गर्त दंती बोलने का मतलब क्या होता है, थाइकोडंट बोलने का मतलब क्या होता है कि हमारे जो टीथ होते हैं वो ओरल कैविटी से आते हैं। कैविटी बोलने का मतलब आप देख रहे होंगे, सॉकेट होता है हमारे जो बोन का, वहां के कैविटी से वो निकल कर आते हैं। बोलने का मतलब ये सीधे हमारे माउथ में चिपके हुए नहीं है। ये बेसिकली अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये अंदर घुसा हुआ है। और घुसा हुआ कहाँ पर है? ओरल कैविटी में ये बेसिकली क्या होता है? घुसा हुआ होता है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण से हम इसको क्या बोलते हैं? गर्त दंती। गर्त मतलब जो आपके जॉ के नीचे का जो सेक्शन है, जो फंसा हुआ है, अंदर घुसा हुआ सेक्शन है, जहां पर आपको दांत फंसा हुआ महसूस होता है, उस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं? गर्त दंती। उसी कारण से हम उसको गर्त बोलते हैं और उसी कारण से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोलते हैं? गुण को क्या बोलते हैं? गर्त दंती होना या थीकोडंट होना। तो बेसिकली उसका मीनिंग क्या है?
कमिंग फ्रॉम कैविटी ऑफ सॉकेट ऑफ जोबोन, अस्थि के गर्त से हमारे दांत निकल कर आते हैं, इसी कारण से हम इसको थिकोडंट या फिर गर्त दंती बोलते हैं। अच्छा, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? विषम दंती, जिसको हम हेट्रोडंट बोल रहे हैं। हेट्रोडंट या विषम दंती, विषम मतलब अलग अलग प्रकार से हम समझ सकते हैं। बेसिकली हमारे जो ह्यूमन टीथ हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अभी हम इसके स्ट्रक्चर को जब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा कि 4 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, दांत होते हैं, तो मैं वहाँ उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बस यहाँ इतना याद रखना है, विषम दंती या हेट्रोडंट का मतलब कि हमारे माउथ में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ, 4 प्रकार के जो है मानव दांत होते हैं, जिसको हमने यहाँ पर जो है डिटेल में लिखा हुआ है, उसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। अच्छा, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है द्विबारदंती, डाइफ्यूटेंट। इसका मतलब क्या होता है कि एक पूरे जीवन काल में मनुष्य के एक पूरे लाइफ साइकिल में ह्यूमन के 2 बार टीथ आते हैं। एक तो जिसको हम मिल्क टीथ या बेबी टीथ या दूध के दांत जिसको हम बोलते हैं, तो एक दांत तो वो हो गया जो कुछ साल के पश्चात क्या होता है, टूट कर गिर जाते हैं, और फिर बाद में परमानेंट टीथ आते हैं, जो कि जिसकी संख्या कितनी होती है, 32 जनरली होती है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि 2 बार दांत आते हैं, ठीक है। ह्यूमन के अगर एक लाइफ साइकिल को देखें, एक जीवन काल को देखें, तो 2 बार दांत आएंगे। एक तो बेबी टीथ जिसको मिल्क टीथ या फिर हम दूध के दांत बोलते हैं, और एक तो होता है परमानेंट टीथ जो एक प्रकार से स्थायी दांत होते हैं। तो हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं बेसिकली दूध के दांत या फिर बच्चों के दांत, इसके बाद में परमानेंट टीथ जिसको हम स्थायी दांत बोलते हैं। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको ध्यान में रखना है दांतों के, ठीक है, ह्यूमन टीथ के। तो हमने अभी जो है ह्यूमन टीथ के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लिया। अच्छा, अब हमको ये समझना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, और हमारे पास दांत है, टीथ है, वो देयर आर 4 टाइप्स, ठीक है, 4 प्रकार के हैं, उनको हम समझते हैं। तो पहले इसके स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम अपने जॉ के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर में ये ऊपरी जबड़ा है, हिंदी में मैंने नहीं लिखा है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। अपर जॉ मतलब ऊपरी जबड़ा जिसको हम मैक्सिला बोलते हैं, और ये लोअर जॉ है जिसका नाम क्या है, मैंडिबल है। तो नाम आपको यही याद रखना है, ऊपर मैक्सिला और नीचे मैंडिबल। तो आप उसको कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं, जो नहीं हिला वो मैक्सिला, क्योंकि अपर जो इस स्कल का जो अपर हिस्सा होता है, जो अपर जबड़ा होता है, ऊपर का जबड़ा होता है, अपर जॉ होता है, वो नहीं हिलता है। आप गौर करके देख लीजिए, केवल आपके खोपड़ी का जो एक ही हिस्सा है, एक ही हड्डी है जो हिलती है, एक ही सेक्शन है जो मूव होता है, वो कौन सा है, वो लोअर जॉ है। तो लोअर जॉ के अलावा आपके पूरे स्कल में कोई भी हड्डी मूवमेंट नहीं दिखाती है, केवल एक सेक्शन का मूवमेंट होता है, वो है लोअर जॉ, ठीक है। तो लोअर जॉ जिसको हम मैंडिबल बोलते हैं, वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द स्कल होता है। आपके पूरी खोपड़ी का सबसे मजबूत हिस्सा माना जाता है आपका लोअर जॉ, आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि आप जब चबाते हैं तो इमेंस प्रेशर जो है आप जो है वहां पर क्रिएट करते हैं, और उसके लिए उसका स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा क्या होता है, जरूरी होता है। इसलिए इसको क्या बोला गया, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द स्कल। बॉडी नहीं याद रखना है, हमने क्या बोला है, स्कल आपकी खोपड़ी का सबसे मजबूत एक हिस्सा है, आप ये मान रहे हैं, लेकिन हमने शरीर नहीं बोला है, बॉडी का नहीं बोला है, ध्यान रखना है। ओनली मूवेबल पार्ट ऑफ स्कल, ठीक है। हमारे स्कल की अगर हम बात करें, तो हमारे खोपड़ी की बात करें, तो केवल और केवल एक ही हिस्सा है जो मूवमेंट करता है, वो क्या है, लोअर जॉ है, आपका निचला जबड़ा है, जिसको हम मैंडिबल बोलते हैं। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर में। तो आप अपने माउथ को अगर 4 भाग में डिवाइड कर लें, सबसे पहला भाग डिवाइड करते हैं, ऊपर का एक भाग हो गया और नीचे का दूसरा भाग हो गया, तो 1 भाग और 2 भाग, 2 भाग में तो डिवाइड कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी पूरी सिमेट्री में है, जो इधर है वही सेम चीज इधर है, तो अगर हमारी बॉडी को हम ठीक सेंटर से भी अगर हम डिवाइड कर लें, तो 1 भाग इधर हो जाएगा और 1 भाग इधर, तो हमने कुल मिला के 4 भाग कर लिए, 1, 2, 3 और 4। तो उसी प्रकार से हमने क्या किया कि इधर का 1 भाग हमने छोड़ दिया, इधर का 1 भाग लिख लिया, और एक अपर का और एक इधर का। तो हम यहाँ पर 2 भाग को हम बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो इधर आप देखेंगे वही सेम हूबहू आपको इधर सिमेट्रिसिटी में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम अपने दांतों के स्ट्रक्चर को समझते हैं, और कौन कौन से दांत यहाँ पर होते हैं उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले आपको जो सामने के दांत दिखते हैं, जो आपको सामने के चौड़े चौड़े दांत दिखते हैं, वो बेसिकली क्या जो होते हैं, वो अगर आप सामने एक सेक्शन में देखें तो वो 2 हैं, ठीक है, और ऊपर भी और नीचे भी। फिर इधर जाएंगे तो इधर भी आपको ऊपर 2 और नीचे 2 दिखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम सिमेट्री में बात कर रहे हैं, इसलिए हम एक साइड की बात कर रहे हैं। तो हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो 2 दांत दिख रहे हैं
उनको हम आई से डोनेट यहाँ पर कर रहे हैं, उनका नाम बेसिकली क्या होता है, इंसाइजर उनको हम बोलते हैं। उसका हिंदी में नाम होता है कृतंक। आपको ध्यान रखना है कि सबसे जो यहाँ आपको दांत दिख रहे हैं उसका नाम क्या है, आई, उसको हमने लिखा है इंसाइजर, जिसको हम बोलते हैं कृतंक। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हमारे सेकंड टाइप के टिथ में, जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, एक नुकीला शेप बना हुआ, ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिखते हैं, जिसको जनरली हम कई बार ड्रैकुला टिथ भी बोल देते हैं सामान्य बोलचाल में। तो इसको आप समझ सकते हैं कि ये केनाइन है। ठीक है, केनाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली रदनक, उसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये सी, केनाइन, ठीक है, सी स्टैंड्स फॉर केनाइन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रदनक बोलते हैं। तो ये एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, फिर बाकी इधर भी होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर अलग से नीचे में नॉमेनक्लेचर किया हुआ है, पीएम शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो ये नीचे दो और ऊपर दो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, जिसको हम पीएम यहाँ पर देख रहे हैं, प्रीमोलार, जिसको हम बोल रहे हैं अग्र चवर्णक। आप इसको ध्यान रखें। ठीक है, तो पीएम का मतलब इंग्लिश में प्रीमोलार, और ये हो जाएगा आपका हिंदी में अग्र चवर्णक। इसके बाद लास्ट में आपको ग्रीन कलर में 3 आपको टिथ दिख रहे हैं, लास्ट के जो टीथ है ये हैं बेसिकली क्या, आपके मोलार, जिसको हम क्या बोलते हैं, चवर्णक। तो ये हो गए 4 प्रकार के टीथ। कौन कौन से, इंसीजर जिसको हमने कृतंक बोला, सी केनाइन रदनक, प्रीमोलार जिसको हमने अग्र चवर्णक बोला, एम जिसको हमने मोलार बोला, और उसका मीनिंग है चवर्णक। तो आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब अच्छा, हमने बोली कि भाई दांतों की संख्या क्या होती है, 32 होती है, 32 होती है, कैसे काउंट करते हैं। तो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लिया, संख्या भी देख ली कि कौन कितना कितना संख्या में इस सेक्शन में है, इस सेक्शन में है, क्या चारों सेक्शन को मिलाकर टोटल में 32 होते हैं क्या, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेंटल फार्मूला की। तो आपको 32 टीथ काउंट करने के लिए आपको डेंटल फार्मूला समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एक डेंटल फार्मूला बनाया गया है, जिसको हम दंत सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, दंत सूत्र भी बोलते हैं उसको। आप देखिए यहाँ पास ये है 2123 अपॉन 2123। अच्छा, ये ऊपर और नीचे क्यों, 2123 अपर पोर्शन जो है दैट स्टैंड्स फॉर अपर जॉ, ये अपर जॉ के लिए है और ये नीचे जॉ के लिए है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या शो कर रहा है कि ऊपर का जो सेक्शन है 2123 ये ऊपर को दिखा रहा है और 2123 नीचे को दिखा रहा है। अब इस फॉर्मूला को डिकोड करते हैं, इसको हम समझते हैं कि क्या है इसका मतलब, क्या ये फॉर्मूला बता रहा है, इससे हमको कैसे समझ में आएगा कि हमारे पास 32 दांत हैं। ठीक है, कि हमारे पास 32 ही है, जिसको हम बोलते हैं जनरली। चलिए हम देखते हैं। तो ICPM जो मैंने यहाँ पर लिखा है, उसकी कोडिंग को यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। अब आप ये समझिए कि ये I है, ये C है, और ये P है, और ये M है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कोडिंग की I2 C1 P2 और M3 सॉरी। ठीक है, तो P को आप समझिएगा प्रीमोलार और M मतलब मोलार। अब आप देखिए ये कितने हैं, I2 C1, फिर PM 2 और फिर M क्या है, 3 है। तो एक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 2123। ठीक है, तो मेरे को बताइए कितने सेक्शन को हमने बांटा था, एक सेक्शन ये, फिर एक सेक्शन ये, फिर मान लीजिए तीसरा ये और चौथा ये। तो हमने अपने माउथ को 4 सेक्शन में बांटा था, और 4 सेक्शन में बांटा है, तो अगर ये एक सेक्शन का है तो ऐसे 4 जगह होंगे। आप समझिए, अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि ये 2123 एक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे ही एक सेक्शन यहाँ पर 2123 का, ऐसे यहाँ पर, और ऐसे यहाँ पर, और ऐसे यहाँ पर। बोलने का मतलब अगर इसका पूरे का मल्टीप्लिकेशन हम 4 से कर दें तो हमको टोटल टीथ पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं टोटल टीथ कितने हैं। तो आई कितने हैं, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, टोटल 4 सेक्शन में। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8। तो सबको आप इस पूरे नंबर को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता चलेगा कि आपके जो टिथ, आपके माउथ जॉ में टोटल में 8 आई, जिसको हमने इंसाइजर या कृतंक बोला, टोटल 4 क्या है, रदनक है, जो आपको दिखते हैं दोनों साइड में। ठीक है, इसके बाद में जो है 8 टोटल में क्या है, प्रीमोलार है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर दिख रहा है 12 टोटल में क्या है, मोलार है, चवर्णक है। अब समझिए कि इसको जब आप ऐड करेंगे, तो टोटल आपको टिथ कितने मिल जाएंगे, 32। तो इसी को हमने बोला कि आपके माउथ में कितने टिथ हैं, टोटल में 32 क्या होते हैं, टिथ होते हैं। कुछ दांत बहुत लेट में आते हैं, जो जनरली वयस्क एडल्ट होने के बाद शुरुआत होते हैं, या कईयों के तो 25, 26 साल, 30 साल के तब भी जो है वो आते रहते हैं। उनको हम जनरली विजडम टिथ बोलते हैं, अक्लदार जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, वो लास्ट के मोलार ही होते हैं, जो सबसे लास्ट में आते हैं। तो जब वो पूरा आ जाता है तब जाके वो क्या होता है, 32 हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जो है
32 दांतों का जो स्ट्रक्चर है उसको हमने समझा। इसके बाद में 4 प्रकार के जो दांत है, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ इन आवर जॉ, उसको हमने समझा और उसको हमने डिकोड किया कि हमारे माउथ में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम एक दांत को लेकर, किसी भी एक दांत को लेकर, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम आई का स्ट्रक्चर देख रहे हैं अस्सी का, हम ओवरऑल एक दांत को ले रहे हैं, किसी भी टीथ को ले रहे हैं और उसके स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं। तो आपको यहां पर एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। ये जो स्ट्रक्चर है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। तो आपको अब यहाँ पर दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये मान लीजिए आपके एक दांत का स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर ऑफ टिथ है। इन दैट केस इसको हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रक्चर वाइज। फर्स्ट सेक्शन को हमने बोला रूट, मूल, ठीक है, या उसको हम बोल सकते हैं कि आपका जो गर्त वाला सेक्शन है वो, ठीक है। इसके बाद दूसरा सेक्शन जिसको हमने नेक बोला, हिंदी में उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रीवा, ठीक है। तीसरा सेक्शन क्राउन, जिसको हम शिखर बोल रहे हैं, टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ टीथ, जो आपका ओनली विजिबल पार्ट ऑफ टीथ होता है। मतलब कि क्राउन जो है, शिखर वाला जो हिस्सा है वो क्या है, ओनली विजिबल पार्ट है। ओनली विजिबल पार्ट है क्या का, आपके टीथ का। आपके दांत जो दिखते हैं वो पूरे दांत नहीं होते हैं, वो केवल ऊपरी हिस्सा होता है, उसके नीचे 2 हिस्से और होते हैं, ठीक है। उसमें हमने बोला कि जो क्राउन है, शिखर है, वही आपको दिखता है व्हाइट कलर का जो होता है, बाकी 2 सेक्शन तो छुपे हुए होते हैं। अच्छा, तो कैसे छुपे हुए होते हैं, तो एक तो हो गया कैविटी ऑफ जॉ बोन में घुसे हुए होते हैं, जॉ बोन में, सॉरी, अस्थि के गर्त में घुसे हुए हैं। मतलब कि आपका जो रूट है, गर्त है, जो हड्डी यहाँ पर आप महसूस करते हैं दांत के नीचे में, वहां पर वो फंसी हुई है, ठीक है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कमिंग फ्रॉम कैविटी ऑफ सॉकेट ऑफ जॉ बोन, अस्थि के गर्त से निकलने वाले दांत के कारण से हम इसको थायकोडोंट बोलते हैं। तो उसी सेक्शन जो कि गर्त में धंसा हुआ है, गर्त में फंसा हुआ है, आप मान सकते हैं उसको, जो कैविटी ऑफ जॉ बोन में है, वो सेक्शन को हमने क्या बोला, रूट बोला, मूल बोला, ठीक है। अच्छा, दूसरा सेक्शन क्या है, दूसरा सेक्शन उसके जस्ट ऊपर का सेक्शन है, जो आपको दांत का दिखने वाला पार्ट है, उसके नीचे जो आपको आपके मसूड़े दिखते हैं, जो फ्लैशी स्किन दिखती है, वो आपका क्या है, सेकंड हिस्सा होता है। तो दैट इज कवर्ड विद फ्लैशी स्किन, ठीक है। मसूड़े से घिरा हुआ जो सेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं। और तीसरा सेक्शन मैंने आपको बताया विजिबल पार्ट। अच्छा, ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात कि इस जो अपर जो सेक्शन है उसमें एक वाइट कलर की लेयर होती है, ठीक है। यहाँ मैंने ग्रीन में बताया है कि आपको ध्यान रखना है कि व्हाइट कलर की लेयर है, वो क्या कहलाती है, इनेमल कहलाती है। अब ये इनेमल क्या है भाई, इनेमल हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी माना जाता है, कठोरतम पदार्थ माना जाता है। कैसे माना जाता है, आप दांतों से कुछ भी चबा जाते हैं, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर है दांत का, वो बेसिकली अगर मान लीजिए हम इस बोर्ड में कोई नुकीली चीज अगर हम गड़ा दें तो क्या हो जाएगा, वापस खरोच आ जाएगा। लेकिन आप कुछ भी खा लेते हैं, आपके दांतों में खरोच नहीं आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि आपके दांत के ऊपर में एक परत होती है, एक लेयर होती है, एक सब्सटेंस की लेयर होती है, एंड दैट सब्सटेंस, दैट मटेरियल इज नोन एज इनेमल। और इसी को हमने क्या बोला, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी बोला। आप कुछ इसी तरीके से समझ सकते हैं कि जब आप अपने मोबाइल के स्क्रीन में स्क्रीन गार्ड लगा देते हैं तो वो क्या करता है, आपके मोबाइल के रियल स्क्रीन में स्क्रैच आने से क्या करता है, बचा देता है। बस उसी तरीके से ये क्या करता है, उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ और प्रोटेक्टिव लेयर देने का क्या करता है, काम करता है, सुरक्षात्मक कवच देने का क्या करता है, वो काम करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया टीथ का स्ट्रक्चर। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको जाननी है कि ये जो आप सुनते हैं विटामिन सी की विटामिन सी जो होता है, ठीक है, विटामिन सी जो होता है उसकी डिफिशियंसी से, उसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, स्कर्वी, ठीक है। तो स्कर्वी क्या है, तो बेसिकली विटामिन सी की कमी से जो प्रॉब्लम होती है वो एक्चुअली में जिसको हम पायरिया, जैसा मसूड़े में सूजन आना जिसको हम बोलते हैं, वो होती है, या ब्लडिंग गम्स उसको हम बोलते हैं, ब्लीडिंग गम्स उसको हम बोलते हैं। तो ब्लीडिंग होना मतलब, बोलने का मतलब क्या है कि मसूड़े से खून आना, उसमें स्वेलिंग हो जाना। तो ये जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम जो है बेसिकली विटामिन सी के डिफिशियंसी के कारण से होती है, जिसको हम स्कर्वी के नाम से जानते हैं। उसमें मिडिल सेक्शन जो है टीथ का वो अफेक्ट होता है, ये आपको जानना है। अच्छा, इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन कि जो हमारे टीथ में कैविटी हो जाती है, दांत सड़ने लगते हैं, उसका क्या कारण है। उसका एक कारण, सबसे पहला कारण अगर हम बात करें तो पीएच लेवल है।
अब आपको समझना है कि हमारे माउथ का पीएच लेवल नॉर्मल केस में तो क्या होता है जनरली 7.4, क्योंकि हमारे सलाइवा का पीएच जो हम लार निकालते हैं उसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है, जो कि बेसिक नेचर का होता है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ का पीएच एसिडिक अम्लीय हो जाता है, और जब माउथ एसिडिक होने लगता है लंबे समय तक तो क्या होता है, ये इनेमल की जो लेयर है ये धीरे धीरे क्या होने लगती है, उसका बेसिकली एक प्रकार से वो कोरोड होने लगती है, खराब होने लगती है, उसका क्षय होने लगता है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये धीरे धीरे क्या हो जाएगी, हटती जाएगी, और आपकी इनर लेयर फिर क्या हो जाएगी, उसमें अफेक्ट पड़ते जाएगा, और अल्टीमेटली लास्ट में वो काला पड़ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। तो दांत के सड़ने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से होती है, तो उसको आपको ध्यान रखना है, उसमें ये वाला लेयर सबसे पहले क्या होगा, खराब होते जाएगा। अच्छा, ये आपको अंदर में दिख रहा है, वो क्या है, अंदर में क्या होता है कि पल्प होता है। ठीक है, इसके अलावा नर्व्स होती है। ठीक है, आपके दांत जब मान ले किसी की भी दांत दुखते हैं तो क्या होता है, वो एक प्रकार से पल्स की तरह जो है चलते हैं। ठीक है, थोड़ी देर में दर्द होगा, फिर वो दर्द उठेगा, फिर इस टाइप से। तो ऐसा होता क्यों है, तो बेसिकली उसके अंदर नर्व्स गए हुए हैं, बहुत सारे नर्व्स यहाँ पर से निकले हुए हैं। और ये नर्व्स क्यों निकले हुए हैं, क्योंकि उसको दांत को, इस टीथ को क्या रखना है, बेसिकली हेल्दी रखना होता है, और हेल्दी रखने के लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन किससे मिलेगा, ब्लड के थ्रू मिलेगा, जो कि इसके थ्रू क्या होगा, पास होगा। तो ये नर्व्स अंदर में जो हैं बने हुए होते हैं। तो जब आपके दांत सड़ने लगते हैं तो ये सेक्शन भी क्या होता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है, और अल्टीमेटली क्या होगा, लास्ट में उस पूरे टिथ का जो है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो बेसिकली कोरोड हो जाएगा। ठीक है, सड़ जाएगा पूरे, एक प्रकार से हम ये बोल सकते हैं। तो दिस आर द बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन टिथ। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे बोन को या हमारे शरीर की किसी भी हड्डी को, और जिसमें टिथ भी आता है, इसको मेंटेन करने के लिए, इसको स्ट्रांग रखने के लिए दो मिनरल सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोल प्ले करते हैं। वो कौन कौन से हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको याद रखना है कि दांतों को मेंटेन रखने के लिए, ह्यूमन टिथ को मेंटेन रखने के लिए दो चीज़ें जरूरी होती है, एक तो कैल्शियम और दूसरा फास्फोरस। जनरली हड्डियों के लिए जरूरी होता है, और हमारे टिथ भी अल्टीमेटली वही हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनेमल को भी मेंटेन करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कैविटी से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे माउथ के लेवल के पीएच को बैलेंस अगर हम रखें तो कैविटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब हम जो है अमाशय और उसमें होने वाले पाचन, अर्थात ये आपको डिटेल डायग्राम दिख रहा होगा किसका, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र का, और इसके जरिए हम एक कंप्लीट प्रोसेस को यहाँ पर समझ पाएंगे। जैसा कि हमने पहले पार्ट को ही समझा था डाइजेस्टिव प्रोसेस के, जिसमें हमने ह्यूमन टिथ के बारे में पढ़ा और वहाँ पर होने वाली एक्टिविटी के बारे में नहीं पढ़ा था, जिसको हम अभी कवर करेंगे। तो ये आपका कंप्लीट डायग्राम है। आई होप आप देख पा रहे होंगे पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, मानव पाचन तंत्र की संरचना को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सेक्शन वाइज चीज़ों को समझने का कोशिश करते हैं, और पूरे पाचन की प्रक्रिया को यहाँ पर हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डायग्राम में देख लेते हैं। हमारे डायग्राम के सेक्शन में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सबसे पहला सेक्शन जो है माउथ का है, उसके बाद आपको ओशियोफेगस, जिसको हम ग्रसनी या फूड पाइप बोलते हैं, आहार नलिका बोलते हैं। उसके बाद का सेक्शन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये बेसिकली स्टमक है, अमाशय जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। इसके बाद फिर आगे जो आपको ये सेक्शन जो अंदर का दिख रहा है, इसको हम छोटी आंत का सेक्शन बोलते हैं, जिसमें ये सेगमेंट और ये जो सेगमेंट है, ये पूरा सेगमेंट आपस में मिलकर छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कहलाता है। अभी हम देखेंगे, 3 हिस्से होते हैं, उसको हम समझेंगे। इसके अलावा जो आपको ये सेक्शन आपको दिख रहा होगा, ये सेक्शन बेसिकली आपके साइड वाला जो सेक्शन है, और ये सेक्शन जो है आपकी बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, आपको साइड में 2 स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे अलग से, तो ये जो है आपका पैंक्रियास कहलाता है, जिसको हम अग्नाशय बोलते हैं। और ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है इस साइड में, ये है लीवर, जिसको हम यकृत बोलते हैं। ये है बाइल डक्ट या सो गॉल ब्लैडर, हमको पित्ताशय बोलते हैं। ठीक है, और ये बाइल डक्ट आपको दिख रहा होगा, या पाइप आपको दिख रही होगी गॉल ब्लैडर से आती हुई, जिसमें बेसिकली बाइल सॉल्ट जो होता है, पित्त रस जो होता है, वो यहाँ पर से क्या होता है, प्रवाहित होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी है। तो चलिए इसको हम 1 बाय 1 डिकोड करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसका अर्थ क्या है,
क्यों ये बना है, क्या काम ये करता है। तो हमने बोला भाई कि जो कॉम्प्लेक्स फूड हम जो खाते हैं, जो बेसिकली हम भोजन ग्रहण करते हैं, वो जटिल भोजन होता है, उसको हम डायरेक्टली यूटिलाइज हमारी बॉडी नहीं कर सकती। दैट इज़ वाई हमको डाइजेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, जो बेसिकली क्या करता है, जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में, जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये सिस्टम पूरा मिलकर वो प्रक्रिया को करने का काम करता है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि जो हम फूड जो हम इंजेक्ट करते हैं, हम खाते हैं, वो बेसिकली एक कार्बोहाइड्रेट मान लीजिए स्टार्च के फॉर्म में या पॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पर स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट सब हमने लिखा हुआ है। तो बेसिकली एक प्रकार से अगर हम बात करें कि ये है क्या, तो हम इसको बोलेंगे और कुछ नहीं, जटिल भोज्य पदार्थ, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, जटिल भोज्य पदार्थ है। बोलने का मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स फूड है। ठीक है, जो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं स्टार्च, पॉलीसेकेराइड या कार्बोहाइड्रेट, ये एक प्रकार का जटिल भोज्य पदार्थ है जिसको हम खा रहे हैं। अब क्या होगा कि इसका सामना सबसे पहले आपके माउथ में जो है टिथ से होगा, और टिथ का काम हम जान रहे हैं कि टिथ उसको क्रशिंग करने का काम करेगा। इट इज़ यूजफुल फॉर द क्रशिंग ऑफ फूड, जो बेसिकली कन्वर्ट करेगा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। अब क्या होगा, जैसे ही छोटे छोटे टुकड़े में टूटेगा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट ये है कि हमारे माउथ के जो लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स के नीचे में हमारे क्या होती है, एक ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड्स बेसिकली हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, ग्रंथियां पाई जाती हैं। उन ग्रंथियों से सर्टेन केमिकल्स रिलीज होता है। कुछ जो ग्लैंड होती हैं दो टाइप की होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, जिसको हम बेसिकली हिंदी में अंतःस्रावी और बहिःस्रावी बोलते हैं। तो कुछ ग्लैंड या ग्रंथियों से दोनों से ही केमिकल निकलेगा, एक से हार्मोन निकलता है और एक से एंजाइम निकलता है। किन से क्या निकलता है, इसको ये तो बात का ही प्रोसेस है, हम उसको बाद में ही देखेंगे। हालांकि हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे माउथ होती है, जिससे बेसिकली लार ग्रंथियाँ जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ पर पाई जाती है, जिससे लार का स्रावण होता है। लार जिसको हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, सलाइवा बोल रहे हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड से क्या होगा, जिसको हम लार ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड बोल रहे हैं, उससे लार जो है स्रावित होगा, उसका क्या हो जाएगा, रिलीज होगा वहाँ से। अब इम्पॉर्टेंट बात की जो सलाइवा होता है, इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम जो है टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। अभी आप इसको याद रखिए कि जितने भी एंजाइम होंगे उन सबको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि वो आपको एग्जाम में मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला डाइजेस्टिव एंजाइम अगर आपको पूछा जाए कि क्या है, तो वो है टाइलिन, क्योंकि आपको माउथ में मिलेगा। किस में मिलेगा, लार में, सलाइवा में। ठीक है, तो यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। अच्छा, ये सलाइवरी जो ग्लैंड्स होते हैं 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के जो होते हैं बेसिक सलाइवरी ग्लैंड होते हैं। अब उसमें आपको तीनों के टाइप को जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक को जानने की जरूरत है। अब इंपॉर्टेंट बात कि वो कौन सा है, उसमें एक ग्लैंड मैं बोल रहा हूँ, पैरोटिड ग्लैंड है। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, हिंदी में भी पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड ग्रंथि। तो पैरोटिड जो ग्लैंड है, ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड कहलाते हैं। इसके अलावा सब मिक्सल और भी 2 डिफरेंट टाइप्स के जो है क्या बोलते हैं, आपके सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, लार ग्रंथियां होती हैं। हालांकि इनको जानने की जरूरत नहीं है, आपको इनको बहुत जानना है, याद रखना है, क्योंकि ये जो है इससे एक डिसीज होता है। अगर हम बात करें कि पैरोटिड ग्लैंड, जिसको हमने लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड बोला, अगर ये पैरामॉक्सी वायरस से अफेक्टेड हो जाए, कौन से वायरस से, पैरामॉक्सी वायरस, पैरामॉक्सी जिसको हम क्या बोलते हैं, विषाणु, अगर उससे ये प्रभावित हो जाए, ये लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि जिसको हमने बोला लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड बोला, उससे अगर ये प्रभावित हो गया पैरामॉक्सी वायरस से, तो उससे एक डिसीज होता है मम्प्स, जिससे आपके गाल क्या होते हैं, फूल जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम गलसुआ भी बोलते हैं हिंदी में जनरली। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, मम्प्स जो होता है, जिससे गाल आपके जो होते हैं स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, उसमें बेसिकली आपकी एक लार ग्रंथि जो है 3 में से जो सबसे लार्जेस्ट है पैरोटिड ग्लैंड, उसमें पैरामॉक्सी वायरस का अटैक होता है, तो वो उससे प्रभावित होकर, उससे अफेक्ट होकर आपको क्या होता है, मम्प्स होता है। चलिए, ये तो हो गया ग्लैंड्स के बारे में। तो हमारे माउथ में 3 टाइप के सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, उनमें
क्या होता है, क्या किसका श्रावण होता है, क्या रिलीज होता है, सलाइवा जिसको हमने लार बोला, उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो सबसे आपको पहला डाइजेस्टिव एंजाइम पूछा जाए तो वो क्या है, टायलिन। ये है एंजाइम्स जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक एंजाइम है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, स्लेवरी अमाइलस, लार अमाइलस, इसका काम क्या है, आप इसको नोट कीजिएगा। अब जो मैं बोलते जा रहा हूँ आपको ये नोट्स में भी हालांकि मिल जाएंगे। तो लार अमाइलेज का काम क्या होता है, जो आपके फूड में जो आप बाहर से खा रहे हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव हों जो कि आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हानिकारक हैं। तो वो क्या करेगा, जो लार अमाइलेज है उनको नष्ट करने का काम करेगा, टू किल दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज हार्मफुल फॉर योर बॉडी। तो उसके लिए क्या करेगा, ये स्लेवरी अमाइलेज जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लार अमाइलेज, ये काम करेगा। तो टायलिन क्या करेगा भाई, तो टायलिन तो डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करेगा, पाचक जो एंजाइम है ये करेगा इस कॉम्प्लेक्स फूड को सबसे पहले सिंपलेस्ट रूप में, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, माल्टोस। तो ये स्टार्च, पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट, जो यहाँ पर डिफरेंट तमाम प्रकार के आप जो है जटिल भोज्य पदार्थ, कॉम्प्लेक्स फूड देख रहे हैं, उसको ये माल्टोस में कन्वर्ट करेगा। तो आपको ये समझना है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे वो हर स्टेप में क्या करेंगे, जो फूड आप इंजेक्ट कर रहे हैं, खा रहे हैं जो खाना, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, सरल रूप में परिवर्तित करते जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही फूड आपने क्या किया, खाया, और उसको चबाने के बाद उसको मिक्स किया अपने टंग के जरिए, क्योंकि एक मांसपेशीय जो है आपके पास में, एक क्या है, टंग है, स्ट्रक्चर है जिसको हमने जीभ बोला, उसके जरिए आप क्या करेंगे, फूड को मिक्स करेंगे सलाइवा के साथ में, लार के साथ में, और फिर ये सब जो है अपना काम करेंगे। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने काम करेगा, किल करने काम करेगा, और टायलिन उन फूड को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सॉफ्ट फूड, जो कि एक नरम भोजन आपको वहाँ पर जो है मिक्स किया हुआ मिलेगा, सॉफ्ट फूड मिलेगा। उसका पहला नाम दिया गया बोलस। बॉडी में जो फूड होगा उसको अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम दिया जाता है। यहाँ पर जो माउथ में आपका मिक्स फूड होगा लार के साथ में, सलाइवा के साथ में, उसको नाम दिया जाता है बोलस, ठीक है। क्या बोला जाता है, बोलस। अब आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, ओसोफेगस जिसको हम बोलते हैं, ईसोफेगस भी बोलते हैं, ग्रसनी जिसको हम बोलते हैं, या फिर हम उसको क्या बोल देते हैं, फूड पाइप भी बोल देते हैं, ठीक है, आहार नलिका भी बोल देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स होती हैं, वो मसल्स को हम स्पिंचटर मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिंचटर मसल्स बोलते हैं। तो इसके अंदर में क्या होती है, स्पिंचटर मसल्स होती है, ठीक है। स्पिंचटर क्या होती है, मसल्स। अभी स्पिंचटर मसल्स जिसको हम क्रमाकुचन पेशियां बोलते हैं, क्रमाकुचन पेशियां, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रमाकुचन पेशियां। क्या है भाई, ये नाम से ही क्लियर है, क्रमाकुचन, स्पिंचटर। बोलने का मतलब ये जो पेशियां हैं आपके गले में मौजूद है, जो आपके इसोफेगस में, फूड पाइप में, ये एक बार क्या होगी, फैलेगी और फिर सिकुड़ जाएगी, ठीक है। बोलने का मतलब एक बार एक्सपेंड होगी और एक बार कंप्रेस होगी। तो इस प्रकार से जब आप फूड, आप या कुछ भी चीज़ों को निगलते हैं, आप इंजेक्ट करते हैं, तो वो क्या होती है कि फैलती और सिकुड़ती है, फैलती और सिकुड़ती है। इससे क्या होता है कि आपका फूड जो है आगे मूव कर पाता है। तो एक विशेष प्रकार की गति को देने के लिए यह जो है पेशियां काम करती है, स्पिंचटर मसल्स अपना वर्क करती है, और फूड के उस मूवमेंट को हम पेरिस्टलेटिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट, क्रमाकुचन गति, हम भोजन की उस गति को बोलते हैं, ठीक है, जो किसके द्वारा पॉसिबल हो पाती है, इन मसल्स, इन पेशियों के द्वारा पॉसिबल हो पाती है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इसके अंदर की लेयर में आपको रेड कलर में, आई होप आपको दिख पा रहा होगा कि ये जो है रेड कलर की लेयर है, वो लेयर एक्चुअली में म्यूकस रिलीज करती है। मतलब एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ, श्लेष्म जिसको हम बोलते हैं, जो आपके पाइप है उसको चिकनाई देने का क्या करती है, काम करती है, और उसकी इनर लेयर को प्रोटेक्ट करने का क्या करती है, काम करती है। नाउ आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपका जो सॉफ्ट फूड है, यहाँ पर जो प्रक्रिया पूरी होगी, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोसेस फ्रॉम माउथ, ये अपना फर्दर जो है रास्ता आगे जो है तय करेगी और पहुँच जाएगी ओसोफेगस के थ्रू, कहाँ पर, स्टमक में, अमाशय में पहुँच जाएगी, ठीक है। नाउ अमाशय बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इस डाइजेस्टिव सिस्टम का, जहाँ पर मैक्सिमम फूड का क्या होगा, यहाँ पर डाइजेशन जो है बेसिकली
होगा। तो अगर हम बात करें कि भाई स्टमक क्या है, तो स्टमक के बारे में आपको साइड में वहाँ पर लिखा हुआ है, अब मैं वहाँ पर समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जैसे यहाँ पर आपने टाइलिन के बारे में जाना, तो यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम के बारे में जानना है जो कि है पेप्सिन। ठीक है, जो कि क्या है, पेप्सिन। तो यहाँ हम पेप्सिन के बारे में यहाँ पर जान रहे हैं। ठीक है, चलिए हम स्टमक के बारे में बात करते हैं। तो स्टमक में आप जो पेप्सिन एंजाइम देख पा रहे हैं, ये एक प्रकार का क्या है, ये है एंजाइम। और ये पेप्सिन एंजाइम आपको याद रखना है, ये प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटीन के पाचन के लिए जो है सहायक एंजाइम है। तो पेप्सिन किस चीज को पचाने का काम कर रही है, किस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है। तो आपके बॉडी में जो भी प्रोटीन होगा उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, वो काम कर रही है कौन, पेप्सिन। तो ये एक एंजाइम है जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, प्रोटीन पाचक एंजाइम है, इसको आपको याद रखना है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ जो फूड आया, अब वो फूड मिक्स होगा किसके साथ में, आगे देखते हैं। तो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो हमने इस मिड पार्ट को बोला मिड पार्ट ऑफ स्टमक या अमाशय का मध्य भाग, इसी को हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं, फंडिक रीजन जिसको हम बोलते हैं, या फंडिस क्षेत्र, हिंदी में फंडिस क्षेत्र जनरली बोला जाता है। तो फंडिक रीजन या फंडिस क्षेत्र या फंडिस रीजन हम उसको बोलते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए इसके यहाँ पर भी मैंने ग्रीन कलर की इनर लेयर बनाई हुई है। इन लेयर्स को बेसिकली गैस्ट्रिक, यहाँ पर इन लेयर्स में क्या होती है, कुछ ग्लैंड्स होती हैं, कुछ ग्रंथियाँ होती हैं, जिसको हम जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। तो अगर मैं पूछा जाए आपसे क्वेश्चन मैं पूछूं कि भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, तो इसका जवाब क्या होगा, स्टमक, अमाशय में पाई जाती है, अमाशय के इनर लेयर में पाई जाती है। अच्छा, तो इसमें क्या होगा, इससे एक जूस निकलता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, गैस्ट्रिक जूस बोल रहे हैं। जठर रस, अर्थात इन ग्रंथियों से, जठर ग्रंथियों से क्या निकलती है, बेसिकली अगर हम बात करें तो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जिसको हम बोल रहे हैं जठर रस। नाउ इस जठर रस में अगर हम बात करें कि क्या चीजें मिक्स हैं, क्या है, किन से बना हुआ है ये जूस, तो इसमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें मिक्स हैं। वो उसमें सबसे पहला जो है वो है HCl, दूसरा है म्यूकस और तीसरा है पेप्सिनोजेन। तीसरा, पहला हमने बोला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा हमने बोला म्यूकस जिसको हिंदी में हम श्लेष्मा बोल रहे हैं, श्लेष्मा बोल रहे हैं, तीसरा हमने बोला पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन क्या है, पेप्सिनोजेन एंजाइम है। ठीक है, तो 3 एंजाइम के बारे में मैंने अभी आज तक आपको बताया है। कौन कौन से, एक तो मैंने टाइलिन एंजाइम के बारे में बताया, ठीक है, उसके बाद मैंने अभी तक पेप्सिन के बारे में बताया, ठीक है, तीसरा एंजाइम के बारे में आपको बता रहा हूँ पेप्सिनोजेन के बारे में। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको लास्ट में नोजेन या जेन आपको दिखे तो आपको समझना है कि वो अक्रिय है, इनएक्टिव है, मतलब अभी कुछ काम नहीं कर रहा है, तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, अभी इनएक्टिव बोल रहे हैं, अक्रिय रूप में बोल रहे हैं। मतलब जब आपकी ये स्टमक में अगर है और आपके पास में कोई फूड नहीं है यहाँ पर, तो ये अभी क्या होगा, इनएक्टिव या अक्रिय रूप में होगा, ये कोई भी काम अभी नहीं करेगा, तो उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। अभी कैसे होगा हम समझते हैं। नाउ सबकी फंक्शंस को 1 बाय 1 हम समझते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। गैस्ट्रिक जूस में क्या है, 3 चीजें हैं, HCl, म्यूकस और पेप्सिनोजेन। HCl का इंपॉर्टेंट रोल हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HCl का जो pH होता है ना, वो जो pH होता है वो pH होता है आपका pH 1 से लेकर 3.5 तक। आप समझ रहे हैं, 1 से लेकर 3.5 तक अगर pH है मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, अर्थात HCl आपके अमाशय में, स्टमक में एसिडिक जो है कंटेंट क्या है की तरह काम करता है, मतलब एसिडिक मीडियम का प्रोवाइड कराता है। तो आपको अगर पूछा जाए कि HCl का पहला काम क्या है, अम्लीय माध्यम यहाँ पर जो है प्रोवाइड करना, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना। ठीक है, अच्छा, एसिडिक मीडियम से क्या होगा, एसिडिक मीडियम से हेल्प ये होगी कि इससे क्या होंगे, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मान लो क्या हुआ कि आपके फूड में, मान लो अगर पूरी तरह से सूक्ष्म जीव जो खराब हानिकारक थे वो नहीं डेथ हुआ उनका, वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाए, तो वो बच रही जो कसर है
वो कौन पूरी कर देगा यहाँ पर, HCl। तो HCl जो सूक्ष्म जीव हैं उनको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। ये आपको ध्यान रखना है, जो आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है उनको क्या करेगा, किल करेगा। अच्छा ठीक है, इसके बाद क्या करेगा, अभी आपको समझना है कि HCl जो होता है, अभी देखिए पेप्सिनोजेन को अपने को क्या करना है, एक्टिवेट करना है, क्योंकि अभी वो इनएक्टिव फॉर्म में है, मतलब वो अपना काम करेगा नहीं। अभी फूड में क्या मिक्स है, जो यहाँ पास आया है उस फूड में मिक्स है क्या, टाइलिन। टाइलिन को पहले क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है। टाइलिन को डीएक्टिवेट करना है, टाइलिन को क्या करना है, डीएक्टिवेट करना है। और ये काम कौन करेगा, इसको अक्रिय अवस्था में कौन लाएगा, इसको अक्रिय कौन करेगा, वो काम करेगा कौन, HCl। ठीक है, और जैसे ही ये डीएक्टिवेट होगा, ये क्या होगा, इसके बाद में अगला स्टेप क्या होगा, पेप्सिन। पेप्सिन ये एक्टिव हो गया। ठीक है, तो आप समझिए पेप्सिनोजेन जो है, पेप्सिनोजेन जब एक्टिव होता है, पेप्सिनोजेन जब एक्टिव होता है तो वो किस फॉर्म में एक्टिव होता है, पेप्सिन के रूप में एक्टिव होता है। ठीक है, तो पेप्सिनोजेन जब होगा सक्रिय, जब होगा क्या, सक्रिय, तो वो बनेगा क्या, पेप्सिन। अब आपको याद रखना है, तो आपको समझ में आ गया, शुरुआत में पेप्सिनोजेन क्या था, इनएक्टिव, अक्रिय था, तो उसको सक्रिय बनाने के लिए भूमिका कौन बांधेगा, HCl बांधेगा। कैसे बांधेगा, जो टायलिन होता है उसको डीएक्टिवेट करके, इसके अलावा एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। अच्छा, इतने HCl को अगर मैं आपके बॉडी में डाल दूं, मान लो अगर मैं आपके हाथ में इस HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड, एक प्रबल अम्ल माना जाता है, अगर मैं आपकी स्किन में गिरा दूं तो आपकी स्किन तुरंत बर्न हो जाएगी, आपकी हड्डी दिखने लग जाएगी, बोन दिखने लग जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो हमारे पेट के अंदर में है, जिसको हम जनरली पेट बोलते हैं, जो कि क्या है, अमाशय स्टमक है। वो स्टमक के अंदर में इतना स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे रह पा रहा है, और हमारी स्किन इनर लेयर जो है स्टमक की, वो कैसे बची हुई है। तो यहाँ आपको समझना है इस चीज के लिए जो है सोल्यूशन क्या है, म्यूकस, श्लेष्म, चिपचिपा पदार्थ। तो मैंने आपको बोला कि इसकी सब इनर लेयर से क्या निकलता है, एक चिपचिपा पदार्थ, म्यूकस, जिसको हम बोलते हैं, श्लेष्म बोलते हैं। वो क्या करता है, एक कवर प्रदान करता है, एक लेयर बनाता है, और वो लेयर क्या करेगा, HCl से उसको बचाने का काम करेगा। ठीक है, तो अब इंपॉर्टेंट बात कि म्यूकस जो है ये प्रोटेक्शन देता है। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस देता है प्रोटेक्शन, म्यूकस देता है प्रोटेक्शन। ठीक है, किसको प्रोटेक्शन देता है, यह बचाव करता है। किसका बचाव करता है, इनर लेयर का। किसका, इनर लेयर का। किसके इनर लेयर का, तो हम बोलेंगे भाई इसके इनर लेयर का, स्टमक के इनर लेयर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, HCl से। किससे, फ्रॉम HCl। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि श्लेष्म जो है सुरक्षा प्रदान करता है आंतरिक सतह को, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यहां पर मौजूद जो श्लेष्म है, म्यूकस है, वो इसके आंतरिक सतहों को, आंतरिक जो सतह है यहां पर, उसको बेसिकली क्या करता है, HCl से बचाने का काम करता है। अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ होगा, या मान लीजिए इस HCl की मात्रा आपके स्टमक में, या अमाउंट ऑफ HCl इंक्रीज हो जाए बहुत ज़्यादा, और म्यूकस उसके रिस्पेक्ट में कम हो जाए, तो क्या होगा, तो सिंपली आपके अंदर की स्किन में फफोले पैदा हो जाएंगे, वो जलेगा। ठीक है, जिससे ब्लीडिंग और बहुत ज़्यादा पेन होता है, और उसी को हम बोलते हैं अल्सर, पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर जिसको हम बोलते हैं, अल्सर की जो बीमारी होती है, वो अल्सर की बीमारी, डिसीज में क्या होता है कि आपकी इसके इनर लेयर में, उसको पेट के छाले जनरली हम बोलते हैं अल्सर को, तो पेट के छाले या फफोले जिसको हम बोल रहे हैं, या घाव बोल रहे हैं, वो बेसिकली क्या है कि आपके लेयर में HCl पेनिट्रेट कर गया है, पहुंच गया है, और उस HCl ने आपके इनर लेयर को, स्टमक के क्या कर दिया है, डैमेज कर दिया है, जिससे आपको तकलीफ वहां पर होगी। तो अल्सर का काम है, इसमें आपको ध्यान, अल्सर की जो प्रॉब्लम है वो इसी कारण से क्रिएट होती है। तो याद रखिए म्यूकस उसी से बचाने क्या करता है, काम करता है। नाउ पेप्सिनोजेन क्या करता है, तो हमने बोला भाई पेप्सिनोजेन इनएक्टिव था, अब एक्टिव हो गया। तो मैंने आपको बताया पेप्सिन एंजाइम है जो क्या करता है,
जो क्या करेगा, बेसिकली ये प्रोटीन के डाइजेशन में काम आएगा। किसके डाइजेशन में काम आएगा, प्रोटीन के डाइजेशन में काम आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है जिसको हमने बोला बेसिकली फंडिस क्षेत्र या फंडिक रीजन, जिसमें ग्लैंड्स हैं, जिसको हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड या जठर ग्रंथि बोला, जहाँ से जूस निकलता है जठर रस, जिसमें 3 महत्वपूर्ण चीज़ें मौजूद होती हैं, HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्म और पेप्सिनोजन। और इसके हमने फंक्शंस को 1 by 1 यहाँ पर समझा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले जो है प्रोसेस में। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो फूड इन सब के साथ में मिक्स हुआ और जो डाइजेशन का काम यहाँ पर हुआ, इन डाइजेशन के बाद में जो यहाँ पर फूड है उसको एक नया नाम दिया गया, चाइम, जो यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये है चाइम। आप समझिए इसको, हमने क्या बोला, सबसे पहली बार फूड को यहाँ बोलस बोला, यहाँ जब फूड पहुँचा तो इसको हमने क्या नाम दिया, एक स्पेसिफिक नाम दिया, चाइम। ठीक है, नाउ अब ये फूड आगे पहुँचेगा, आगे कहाँ, छोटी आंत, जिसको हमने क्या बोला, स्मॉल इंटेस्टाइन बोला। अभी आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये 3 पार्ट इसके होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आप देख पा रहे होंगे, मैंने पहला बोला ड्यूडेनम। आप समझिए स्मॉल इंटेस्टाइन को शॉर्ट में आप याद रखते हैं DJI। ठीक है, डी का मतलब क्या, डी का मतलब ड्यूडेनम, जिसको हमने ग्रहणी नाम दिया हिंदी में। ठीक है, दूसरा जीजनम, जीजनम को हम क्या बोलते हैं, अग्र क्षुद्रांत। हालांकि आप हिंदी में भी जीजनम, ड्यूडेनम और इलियम लिख सकते हैं, अगर ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। बायोलॉजी में कुछ टर्म इंग्लिश में भी एज इट इज जो है हिंदी में आप लिख सकते हैं। इसके बाद नाउ तीसरा क्या है, इलियम। ठीक है, जिसको हम क्षुद्रांत बोलते हैं। तो ये 3 पार्ट हैं, आपको ये 3 पार्ट यहाँ पर जो है खाली लेटर्स के फॉर्म में दिख रहे होंगे। डी, ये छोटा सेक्शन जो आपको यहाँ तक का दिख रहा है, इस छोटे सेक्शन को हमने बोला क्या, ड्यूडेनम, ग्रहणी बोला। इस सेक्शन को हमने यहाँ तक क्या बोला, जूजनम, अग्र क्षुद्रांत बोला। और बाकी के ये सेक्शन जो आपको दिख रहे हैं इसको हमने इलियम बोला। अभी आप समझिए, जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ड्यूडेनम स्मॉलेस्ट सेक्शन होता है, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो अगर आपको पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट सेक्शन कौन सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो ड्यूडेनम है। लॉन्गेस्ट पूछा जाए कि सबसे लंबा कौन सा हिस्सा है, तो इलियम है, आपको याद रखना है। तो लॉन्गेस्ट सेक्शन ड्यूडेनम, सबसे छोटा जो उसका भाग है छोटी आंत का वो है ग्रहणी, और सबसे लंबी अगर भाग की बात की जाए तो वह है क्षुद्रांत, जिसको हमने इलियम बोला, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अच्छा, अभी हम इसकी प्रक्रिया को समझने से पहले ड्यूडेनम में हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम समझेंगे कि छोटी आंत में या बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी प्रक्रिया हो रही है। तो आप थोड़ा आ जाइए ड्यूडेनम के पास में। तो ड्यूडेनम एक ऐसा ट्यूब है जहाँ पर 2 और चीज़ें आके यहाँ पर क्या हो रही है, 2 और ट्यूब्स इनके पास में आगे खुलती हैं, ओपनिंग्स हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि ड्यूडेनम में 2 और एक्स्ट्रा ट्यूब्स की ओपनिंग्स है, यहाँ पर आके खुल रही हैं। अच्छा, ये कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर का सेक्शन जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये लीवर है, ये गॉल ब्लेडर है, और ये बाइल डक्ट जिसको हम पित्त वाहिका बोल रहे हैं। तो यकृत, पित्ताशय, पित्त वाहिका के जरिए यहाँ पर जुड़ी हुई है। उसी प्रकार से पेनक्रियाज जिसको हम अग्नाशय बोल रहे हैं, ये यहाँ पर पेनक्रियाटिक डक्ट्स के थ्रू जो है, पेनक्रियाटिक या पेनक्रियास के अग्नाशय के जो है वाहिकाओं के साथ से यहाँ पर जो है खुली हुई है। अभी आपको इनके बारे में ध्यान से समझना है। तो जो फूड चाइम जिसको हमने बोला, ड्यूडेनम से जब वो पास होगा तो उसमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें मिक्स होगी। वो क्या क्या है, अब ध्यान से समझिए। तो पहले बात कर लेते हैं पेनक्रियास की। तो पेनक्रियास, आपने इस नाम को सुना होगा कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बनाने का काम पेनक्रियास करता है, मतलब शुगर लेवल को कंट्रोल पेनक्रियास करता है। लेकिन इसके अलावा ये एंजाइम्स भी रिलीज करते हैं, जिससे आपके भोजन को पाचन में सहायता मिलती है, डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प मिलती है। तो 2 तरह के काम हैं। अब आपको समझना है इसका, हम यहाँ पर कौन से पार्ट को देख रहे हैं, बेसिकली उसके एंजाइम वाले पार्ट को देख रहे हैं। ठीक है, तो आप समझिए पेनक्रियास जिसको हमने अग्नाशय बोला, ये ओपनिंग है कहाँ पर, ड्यूडेनम में, जो कि बेसिकली सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा भाग है। यहाँ पर जब ओपनिंग होगी तो इसमें क्या निकलेगा, इसमें से निकलता है अग्नाशयी रस, इंग्लिश में पेनक्रियाटिक जूस। तो पेनक्रियास रिलीजेस पेनक्रियाटिक जूस,
इन द डुडेनम, ठीक है। तो पेनक्रियास या अग्नाशय अग्नाशयी रस निकालता है, जिसमें क्या है, जिसमें सभी प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं, कंटेन ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम। तो मैंने क्या बोला, पेनक्रियाटिक जूस कंटेन ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। सभी प्रकार के पाचक एंजाइम को जो है इसमें मौजूद होते हैं, एक्सेप्ट, इसमें दो अपवाद है। क्या आप बता सकते हैं कौन से दो इसमें नहीं होंगे? आपके पास में जवाब ऑलरेडी बोर्ड में है, क्योंकि मैंने आपको उनके बारे में बताया है। तो आपके पास में जवाब ये है कि एक एंजाइम टाइलिन जो कि यहाँ मौजूद होता है, और एक एंजाइम पेप्सिन। तो आपको पहला और दूसरा नंबर का जो एंजाइम दिख रहा है, पहला हमने क्या बोला, पहला हमने बोला टाइलिन, ठीक है, टाइलिन, और दूसरा हमने क्या बोला, आपका पेप्सिन। तो ये नहीं होंगे, समझ रहे हैं आप? सारे प्रकार के पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें तो होंगे, लेकिन दो को छोड़कर। कौन कौन से? टाइलिन और पेप्सिन, जो कि पहले ऑलरेडी आ चुके हैं, तो वो यहाँ पर नहीं होंगे। टाइलिन का काम मैंने आपको बताया था कि मॉल्टोज में कन्वर्ट करना होता है, पेप्सिन का काम प्रोटीन डाइजेशन में, प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। अच्छा, इसमें क्या क्या एंजाइम होते हैं ना, इसको हम समझेंगे, ठीक है, थोड़ी देर में। अच्छा, इसमें बेसिकली क्या क्या होता है अगर मैं बोलूँ तो पेनक्रियास में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, लाइपेज वगैरह होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं। तो वो यहाँ पर बेसिकली मौजूद होते हैं, जो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो है रिक्वायर्ड होते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, यहाँ वाले सेक्शन पे आते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये लीवर है, यकृत। तो मैंने आपको जब ब्लड पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था रक्त में जो पार्ट होता है, कौन सा पार्ट? आरबीसी का फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसको हमने रुधिराणु बोला था। लाल रक्त कणिका जो होती है उसकी डेथ कहाँ पर होती है? प्लीहा, स्प्लीन में। स्प्लीन किसका भाग होता है? लीवर का। तो अल्टीमेटली उसकी डेथ कहाँ पर हम मान रहे हैं? लीवर में जाके हो रही है। तो स्प्लीन स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो स्प्लीन में, प्लीहा में, वो यहाँ पर कुछ और केमिकल्स के साथ में मिक्स होके क्या बनेगा? बाइल, पित्त बनेगा, ठीक है। और ये पित्त जब बनेगा, ये जमा होगा, एकत्रित होगा, रिस्टोर होगा कहाँ पर? गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में स्टोर होगा, ठीक है। अब ये गॉल ब्लैडर जो होता है ना, पित्ताशय, यहाँ से ये निकलेगा, किसके जरिए जाएगा यहाँ तक? बाइल डक्ट, जिसको हम पित्त वाहिका बोल रहे हैं, जिसको हम, और यहाँ पर जो लिक्विड निकलेगा जिसको हम पित्त या बाइल बोलते हैं या बाइल सॉल्ट भी बोलते हैं, वो यहाँ पर जाएगा और मिक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या करेगा भाई ये बाइल सॉल्ट? बाइल सॉल्ट यहाँ पर जो फूड होगा ना, उस फूड के साथ में ये मिक्स होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। क्या काम करता है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आप नोट कर लीजिए, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन क्या है भाई? इमल्सिफिकेशन तो हमने कहीं पर देखा था, तो मैंने आपको पढ़ाया था बेसिकली सोप और डिटर्जेंट के बारे में, साबुन और अपमार्जक। वहां मैंने इमल्सिफिकेशन के बारे में बताया था। पायसीकरण, पायसीकरण क्या है भाई? कभी भी तेल या वसा, ऑयल, फैट, ये पानी में नहीं मिक्स होते हैं। आप ऑयल और पानी को मिला दीजिए, क्या वो मिक्स होंगे? नहीं, लेयर बाय लेयर मिल जाएगा। तो फिर कैसे होगा? उनको मिक्स करना है तो आपको कुछ केमिकल मिलाना पड़ता है, ठीक है। अगर आपके कपड़े में दाग लग गया तो आपने क्या किया? साबुन या सर्फ लगाया, उससे क्या हुआ? वो दाग पानी में जाके मिल गया। ऐसे तो नहीं मिलता। साबुन लगाया तो वो छोड़ के उसको कहाँ मिल गया? पानी में मिल गया। बस यही चीज़ यहाँ भी करनी है कि जो फैट है, जो ऑयल है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो बेसिकली मिक्स नहीं होंगी। तो उनको मिक्स करने के लिए बाइल जूस की जरूरत पड़ती है, बाइल सॉल्ट की जरूरत पड़ती है, जो इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण का काम करता है। इससे हुआ क्या? इससे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। फैट का सरफेस एरिया क्या होगा? इनहेंस होगा, उसका सतह बढ़ेगा, जिससे उसका डाइजेशन क्या होगा? इजीली हो जाएगा और फास्ट होगा। इस पूरी प्रक्रिया में बेसिकली फैट के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब अगर हम डाइजेशन ऑफ फैट की बात करेंगे तो बाइल सॉल्ट के बिना वो इनकम्प्लीट है। बाइल सॉल्ट हेल्प करता है फैट के डाइजेशन पे। एक और काम भी करता है लाइपेज को एक्टिवेट करने का, क्योंकि लाइपेज जो एंजाइम है वो बेसिकली फैट डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो मैं आपको यहाँ बाद में बताऊंगा। चलिए, तो ये हो गया, इसके बारे में मैंने यहाँ आपको सारी चीज़ें बता दी। अब जो हमारा फूड जितनी भी चीज़ों से मिक्स होके आएगा, ये यहाँ पर डाइजेशन होने के बाद में, देखिए हमने फूड खाया, उसको फिर इंजेक्ट किया, चबाने के बाद में यहाँ पहुँचाया, यहाँ पर डाइजेस्ट हुआ। अब इन डाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी में क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है, उसका अवशोषण करना है, ठीक है।
तो एब्जॉर्ब करने के लिए यहां पर क्या होती है, इन ट्यूब में ना एक फिंगर के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ऐसे आप समझिए कि पानी की लहर होती है और पानी में बहुत छोटे छोटे घास होते हैं, आप देखते हैं, और वो इधर उधर लहर मारते हैं तो इधर वो हिलते हैं। बस हमारे जो है ट्यूब के अंदर में भी छोटी छोटी जो है इसी प्रकार से जो है स्ट्रक्चर बनी हुई, जिसको विलाय बोलते हैं, हिंदी में रसांकुर बोलते हैं। ये क्या करते हैं ना, ये आपके फूड जो डाइजेस्टेड फूड है, पाचक जो भोजन का पाचन हो चुका है, उसमें से जो जूस निकलेगा पचने के बाद में, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो जूस निकलेगा, उसको एब्जॉर्ब करना है, अवशोषित करना है और ब्लड में मिलाना है। तो ये काम को कौन करेगा, ये करने का काम करेगा। ये उन रस को, उन जूस को क्या करेगा, बेसिकली एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके नीचे बहुत सारी कैपिलरीज होंगी जो ब्लड में जाके उनको क्या कर देगी, मिक्स कर देगी उनके जरिए। ठीक है, तो ये तो काम इसके जरिए होगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि भाई इलियम जो पार्ट हमने बोला, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। छोटी आंत की सबसे लंबी जो भाग है वो इलियम है, क्षुद्रांत है। यहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि यहां पर क्या होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज कि क्या होगा यहां पर, ध्यान सुनो कि पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना है यहां पर फूड एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, और सबसे ज्यादा इनमें से कहां हो रहा है, इलियम में। ठीक है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बाद में तो छोटी आंत का स्मॉल इंटेस्टाइन का मुख्य काम क्या है, भोजन का अवशोषण करना। ठीक है, अवशोषण होने के बाद स्वांगीकरण होगा, एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन का मतलब क्या, आपकी बॉडी में आपको चाहिए एनर्जी, उस एनर्जी के लिए आपको क्या चाहिए, ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ से मिला, जो आपने खाना खाया वहां से मिला। तो उस खाने को आपकी बॉडी में यूज करने की प्रक्रिया, उपयोग करने की जो प्रोसेस है, जो उपयोग करने की प्रक्रिया है, यूज करने का जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज एसिमिलेशन ऑफ फूड, स्वांगीकरण। तो मैंने बताया इंजेक्शन, बेसिकली अंतर्ग्रहण, दूसरा हमने देखा डाइजेशन, पाचन, तीसरा हमने देखा एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, चौथा हम क्या बात कर रहे हैं, एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, उसका उपयोग करना। अब उसका उपयोग हो जाएगा, वो ब्लड के थ्रू पूरे सेल्स में जाएगा, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और वहां पर श्वसन होगा, रिस्पिरेशन होगा, वहां से एटीपी बनेगा और आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी। चलिए वो तो ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि जो डाइजेस्टेड फूड है, उसका काम तो हो गया, वो एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड मतलब जो कि अब हमारे लिए क्या है, वेस्ट है, जो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। ठीक है, जिसको हमने उसको हमने अनडाइजेस्टेड फूड बोला। तो जो जितना यूटिलाइज कर रहा था हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन था, उसने कर लिया, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, उसको अवशोषित कर लिया। अब जो बाकी बचा कुचा पार्ट है उसको हमने नाम दे दिया चाइल। फिर तीसरा नाम दिया यहाँ पर, पहले हमने मुंह में बोलस बोला, यहाँ पर हमने चाइम बोला, और आखिरी में जो लास्ट में जो बच रहा है उसको हमने क्या बोला, चाइल बोला। ठीक है, ये नाम याद रखें। अब ये जो है क्या होगा, इसके थ्रू होते हुए, लार्ज इंटेस्टाइन्स के थ्रू होते हुए, जिसको हम अंधनाल सीकम बोल रहे हैं, उससे होते हुए ये रेक्टम मलाशय में पहुंचेगा और एनस के थ्रू, एनल जो वॉल है उसके थ्रू क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, आपका ये एक्सक्रिएट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अभी आपको और एक चीज समझना है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, बड़ी आंत के बारे में भी आपको समझना है कि बड़ी आंत क्या करती है भाई इसमें। तो बड़ी आंत के भी 3 हिस्से मान लीजिए, कोलोन, सीकम और रेक्टम। हिंदी में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सीकम का मतलब होता है अंधनाल, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सीकम का मतलब अंधनाल। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को हम बोलते हैं कृमि रूप परिशिका, ये अलग से आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इसके अलावा आपको दिख रहा है कोलोन, आपको दिख रहा होगा, जिसको हम वृहदंत बोलते हैं, और ये है रेक्टम, जिसको हम मलाशय बोलते हैं, और ये लास्ट पार्ट है। तो रेक्टम, कोलोन और सीकम, ये 3 हिस्से हैं किसके, लार्ज इंटेस्टाइन के। कोलोन नाम से दिखना आपको यहाँ पर याद रखने में आसान हो जाएगी। को का मतलब मान लो कंजर्वेशन, को का मतलब मान लो कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेशन। अभी LON का मतलब लॉन्गेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ठीक है, कंजर्वेशन मतलब क्या, संरक्षण। पानी का जो जमाव होता है ना आपके पेट के अंदर में, आपके यहाँ इस सेक्शन में, वो पानी कहाँ पर संरक्षित होता है, कहाँ कंजर्व होता है,
तो आपके इस सेक्शन में होता है, ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर। अब मैं अगर बोल रहा हूँ कि LON का मतलब क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट, जैसे हमने बोला लॉन्गेस्ट पार्ट इसका कौन सा है, इलियम है, वैसे ही आपके लार्ज इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, ये वाला है, आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सीकम यहाँ पर आपको दिख रहा है जिसको हमने अंधनाल बोला, और लास्ट में है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि लार्ज इंटेस्टाइन में ये दो हिस्से हैं ना, सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इनका रोल हमारे बॉडी में बहुत कम हो गया है। पहले जमाने के जो लोग रहे होंगे, मान लो जो आदि मानव के टाइम के जो लोग, वो लोग जो हैं पत्ते वगैरह और पेड़ पौधे ज़्यादा खाते होंगे, तो उनके समय में ये सेक्शन ज़्यादा काम करता था। लेकिन आज के ज़माने में हमारा फूड जो है वो कहीं ज़्यादा डेवलप कर चुका है, ग्रो कर चुका है, उसमें हम बहुत ज़्यादा जो है आगे बढ़ चुके हैं, तो जनरली इसका जो है उपयोग बहुत कम होता है। तो एक प्रकार से इसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोला जाता है, अर्थात अवशेषी भाग बोला जाता है, जिसका इस्तेमाल न के बराबर है। हालांकि कुछ मामलों में अगर हम देखें, जैसे कि फाइब्रस जो फूड होते हैं, फाइब्रस फूड बोलने का मतलब रेशेदार जो भोजन होते हैं, उनके पाचन में कुछ ये सहायक होता है। तो ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो हमने जो है यहाँ पर पूरी प्रक्रिया को 1 बाय 1 करके यहाँ पर समझा, और हमने यहाँ पर बात की कि फूड जो है कैसे आता है, यहाँ पर क्या होगा माउथ में, उसके बाद फिर ये कहाँ जाएगा, और उस पूरी प्रक्रिया को हमने 1 बाय 1 यहाँ पर समझने की जो है कोशिश की है। अभी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैंने यहाँ पर जो है वो बताया था, आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि जो pH होगा सलाइवा का वो 7.4 होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सलाइवा का pH क्या होगा, 7.4, मतलब कि ये क्षारीय होता है, बेसिक होता है, बेसिक नेचर का होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ का जो नेचर होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, मैंने आपको बताया, क्योंकि इसका pH क्या होता है 1 से लेकर 3.5 के बीच में होता है। इट कैन वेरी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर फूड हैबिट्स। तो ये तो हो गया पूरी जानकारी यहाँ पर। अच्छा, अब एक चीज बच गया है आपका, वो क्या है, वो आपका है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। अलग से क्वेश्चन में पूछा जाता है, प्रोटीन का डाइजेशन आपको पूछा जा सकता है, तो इनकी जानकारी हमको लेनी है। तो अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी तो आपको जो है एक्सप्लेनेशन करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। आपको रटना नहीं है, मैंने आपको पहले ही क्लास से आपको बता दिया कि साइंस को आप रट के अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ों को आप नहीं रट पाएंगे, आपके पास में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इसको रटना बहुत मुश्किल होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको अच्छे समझ सकते हैं, और उसके बाद एक फ्लो चार्ट के जरिए इस प्रकार के डायग्राम के प्रैक्टिस के साथ में आपने एक पेज में इसको बना लिया, सारी जानकारी एक ही जगह इकट्ठा कर ली, तो आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी, और आपको एग्जाम में भी जो है आपको डायग्राम बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे तब आप बना पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आता है तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन में ही आएगा, और अगर आएगा तो आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है। और आपके पास में स्पेस को भी आपको मैनेज करना है, टाइम को भी मैनेज करना है, और साथ ही साथ आपको सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर आपको जो है पुट आउट करनी है, वहाँ पर लिखनी है, ठीक है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे अभी वो है हमारा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इन सब चीज़ों को हम जो है डिस्कस करेंगे। तो इतना समझने के बाद में चलिए हम समझते हैं जो है डिफरेंट जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके डाइजेशन के बारे में। तो अगर आपको अलग से पूछा गया स्पेसिफिकली 2 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन की प्रक्रिया को बताइए अभिक्रिया के साथ में, या प्रोटीन के या फैट के, इनको समझाने के लिए बोला गया, तो आपको इनको भी मेंशन करना पड़ेगा। हालांकि जब आपको डिटेल में बोलेगा तो आप इनको करना है, अगर जगह होगा तो, अगर नहीं होगा तो आप सिंपल एक लाइन में इसको लिख दें, फिर इसको एक लाइन में लिख दें, और इनको लिखकर आप समझा दें। बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोसेस को बताना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर इनके डाइजेशन, पाचन की प्रक्रिया को पूछा तो आपको इनको यहाँ पर बताना पड़ेगा। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के पाचन की बात करते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात स्टार्च की कर लेते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। तो मैंने यहाँ पर बताया था कि आपको जो है इसका pH का रेंज जो होता है वो 7.2 से लेकर 7.4 तक का होता है, ठीक है। एग्जैक्ट 7.4 तो जनरली किसका होता है, ब्लड का हम देखते हैं। तो शुरुआत में जब फूड्स के साथ ये मिक्स नहीं होता है तब ये जनरली बेसिक नेचर का होता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि जैसे ही फूड के साथ में ये मिक्स होता है वो स्लाइटली क्या होता है, एसिडिक हो जाता है, ठीक है। तो ये 7 के इधर और उधर क्या होते रहता है, मिक्सअप होते रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि जब ये खाली चीज़ है, जब ये किसी फूड के साथ में मिक्स नहीं है,
तब ये बेसिक है। तो ये इनिशियल है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनिशियली ये क्या है, क्षारीय है, बेसिक है, लेकिन जब ये अपना काम शुरू करेगा तब इसका पीएच कहाँ पहुंच जाता है, 6.8। तो जब हम फूड को मिक्स करते हैं तब इसका पीएच थोड़ा सा क्या होता है, गिर जाता है और पहुंच जाता है 6.8 में। तो अपने प्रोसेस के दौरान इसका मीडियम क्या हो जाता है, स्लाइटली एसिडिक हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जनरली तो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, या न्यूट्रल भी आप मान सकते हो। रेंज जनरली 7.2 के आसपास में होती है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि स्टार्च जब क्या होगा, पहला इसका डाइजेशन होगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, स्लेवरी अमाइलस, जो सो क्या में कन्वर्ट करने का काम करता है। प्लस आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, जो मैंने यहाँ पर मिस कर दिया है, टाइलिन को ले सकते हैं। ये क्या करेगा, इसको माल्टोस में क्या करेगा, कन्वर्ट करने का काम करता है। नाउ माल्टोस जो होता है उसको फिर अगेन माल्टेज नाम का एंजाइम जो है क्या करता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज के मतलब 2 लेयर में क्या करता है, वो तोड़ता है। हालांकि ये अलग अलग स्ट्रक्चर वाइज होते हैं, उसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझना है कि माल्टोज जो है, हिंदी में भी इसको सेम नाम से ही बोलते हैं, तो आप उसको हिंदी में नोट कर लीजिएगा। माल्टोज जो है माल्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज में टूटता है। इसकी अगर बात करें लैक्टोज की, तो लैक्टोज जो है लैक्टेज एंजाइम के द्वारा, किसके द्वारा, लैक्टेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में सुक्रोज की बात करें तो सुक्रेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या होता है, बेसिकली ये टूटता है, मतलब कि कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार के जो है डाइजेशन का पार्ट हो गया। नाउ प्रोटीन की बात कर लेते हैं। तो प्रोटीन के डाइजेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोटीन, पेप्टोन्स, प्रोटीएज, अलग अलग टाइप के जो है प्रोटीन के नाम आपको देखे जाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन हो या पेप्टोन्स हो या प्रोटीएज हो, ठीक है, ये सभी के सभी जो है ट्रिप्सिन के द्वारा। तो शुरुआत में मैंने आपको एक चीज बताया था कि ट्रिप्सिन जो एंजाइम होगा ये पहले किस फॉर्म में होता है, ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको यहाँ पर बताया पेप्सिनोजन के जैसे, वैसे ट्रिप्सिन जो होता है ना, ये शुरुआत में किस फॉर्म में होता है, ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में। किस फॉर्म में, ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में। ये आपको ध्यान से समझना है, ये ट्रिप्सिनोजन के फॉर्म में है। तो इसको एक्टिव होगा तब ये ट्रिप्सिन बनेगा। एक्टिव किसके जरिए होगा, एक्टिव होने के लिए एक और एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली क्या होता है, रिलीज होता है, जिसको हम एंटेरोकाइनेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटेरोकाइनेज बोलते हैं, ठीक है, एंटेरोकाइनेज। ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, तो आपको याद रखना है एंटेरोकाइनेज नाम का एंजाइम ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल रहा है, ठीक है। जैसे हमने बताया था पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदलता है, मतलब पेप्सिन एक्टिव फॉर्म, वैसे ही ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म किसका, ट्रिप्सिनोजन का। कौन एक्टिव कर रहा है, एंटेरोकाइनेज, ठीक है। तो ट्रिप्सिन अब क्या करेगा, इनको कन्वर्ट करेगा पहले डाइपेप्टाइड में। किस में कन्वर्ट करेगा, डाइपेप्टाइड में। ये उसका स्मॉलेस्ट जो है सिंपलेस्ट फॉर्म। इससे और सिंपलेस्ट होगा, डाइपेप्टाइडेज एंजाइम के द्वारा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रोटीन के कन्वर्ट होगा, जिसको हम एमिनो एसिड के नाम से जानते हैं, एमिनो अम्ल के नाम से जानते हैं। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, प्रोटीन का एमिनो एसिड होता है, और उसकी ये प्रक्रिया है। नाउ फैट के बारे में बात कर लेते हैं। फैट की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी लंबी है, लेकिन मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दी है, तो आपको समझाने के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ कि फैट जो होता है वो लाइपेज एंजाइम के द्वारा क्या होता है, बेसिकली डाइजेस्ट होता है। लाइपेज एंजाइम के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि लाइपेज एंजाइम जो होता है वो बेसिकली पैनक्रियाटिक जूस में जो है क्या होता है, रिलीज होता है। कुछ मात्रा में यहाँ भी मौजूद होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, ज़्यादातर जो है पैनक्रियाटिक जूस में वो मौजूद होता है। इसी तरह से ट्रिप्सिनोजन भी यहाँ पर मौजूद होता है। अगर हम बात करें लाइपेज की, तो लाइपेज लाइपेनोजन की जैसा नहीं होता है, ऐसा कुछ नाम नहीं होता है, लाइपेज लाइपेज ही होता है। लाइपेज शुरू में इनएक्टिव होता है, बाद में इसको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, बाइल सॉल्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बाइल सॉल्ट जो होगा, ये बाइल सॉल्ट क्या करेगा, लाइपेज को एक्टिवेट करेगा। और जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, जब ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, तब फैट को सबसे पहले वो कन्वर्ट करेगा। क्योंकि फैट जो होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉलीसेकेराइड है। क्या है ये, पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड से यहाँ पर क्या बनेगा, बेसिकली मोनोसेकेराइड वगैरह बनेगा, डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड से फिर लाइपेज उसमें काम करेगा, फिर वो मोनोसेकेराइड बनेगा। ध्यान सुनिए, फैट
पहले क्या बना, पहले स्टेप में जैसे यहाँ पर स्टेप देख रहे हैं तो वैसे ही जैसे यहाँ पर ट्रिप्सिन इस्तेमाल हुआ, यहाँ डाइपेप्टाइज, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर हर जगह हर स्टेप में लाइपेज यूज होगा। तो पहले फैट कन्वर्ट होगा। फैट क्या है एक्चुअली में, फैट है पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड में, डाइसेकेराइड फिर किस में कन्वर्ट होगा, मोनोसेकेराइड में, मोनोसेकेराइड फिर किस में कन्वर्ट होगा, फिर वो कन्वर्ट होगा फैटी एसिड और साथ में ग्लिसरॉल भी बनता है। तो फैटी एसिड वसी अम्ल इसका जो है क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और डाइजेशन ऑफ फैट के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। तो हमने 5 स्टेप को पढ़े पूरे डाइजेशन की प्रक्रिया में। पहला प्रोसेस था इंजेशन, अंतर्ग्रहण, जिसमें हमने भोजन को अंदर लिया। दूसरा प्रोसेस था डाइजेशन, पाचन। तीसरा प्रोसेस था एब्जॉर्प्शन, अवशोषण जिसको हमने बोला। चौथा प्रोसेस था एसिमिलेशन, ठीक है, जिसको हमने स्वांगीकरण बोला, यूज करना उसको। और लास्ट क्या था, एक्सक्रिएशन। और डाइजेशन की प्रक्रिया में आपको जब डाइजेशन के अगर समझाने के पूछा जाए तो आपको डाइजेशन में यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको समझाना है, इनको समझाना है और इस पूरी प्रक्रिया को, डाइजेशन को आपको जो है समझाना होता है, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बनाना होता है और ये सारी चीज़ें वहाँ पर पूरी क्या करनी होती है, एक्सप्लेन करनी होती है। तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और बाकी आप जो है और इन्फॉर्मेशन जो है आप नोट्स के जरिए भी यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।